विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान। अध्याय 18 रोशनदान का रहस्य। यह एक हल्की गर्मी की रात थी और तेज हवा चल रही थी। गहरे नीले रंग के बादलों की पट्टियां फीके तारों से भरे आकाश में फैली हुई थीं और दिन की तीव्र गर्मी के बाद हवा ठंडी थी। अंधेरे में इलाम बाजार जंगली झाड़ियाओं से टिक टिक और चट-चट की आवाजें आ रही थीं और झाड़ियां एक दूसरे से इस तरह सरसराती थीं जैसे कई स्कर्टें एक साथ हवा में फड़फड़ा रही हों। यह घर के अंदर रहने की रात नहीं थी। सब कुछ जैसे बाहर ही था और हवा बहुत दूर दूर की आवाजें अपने साथ ला रही थी। दूर से आती भेड़ों की मिमियाहट आवाजें और कुत्तों के भौंकने की आवाज। इनमें से अधिकतर चीजें मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के लिए खो गई थीं, क्योंकि वे ग्रामीण इलाकों से घोड़े पर सवार होकर तेजी से गुजर रहे थे। जोई ने बिटर एलोज पर जो भी घुड़सवारी जादू चलाया था उसका गुस्सा जरूर थम चुका था, लेकिन वह अब भी बहुत चंचल और अस्थिर स्वभाव की थी। हालांकि फिलहाल उसमें छुपी हुई क्रूरता दब चुकी थी। भैरवनाथ मुखर्जी, जिनकी लंबी पतली टांगें घोड़ी के चिकने शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं, श्रद्धापूर्वक विश्वास कर रहे थे कि कम से कम तय आधे घंटे तक तो वह ऐसी ही बनी रहेगी। इलाम बाजार पर पहली सांस रोक देने वाली दौड़ के बाद उन्होंने उसके स्वभाव की विचित्रताओं को भुला दिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, इलाम बाजार गांव की चर्च की घड़ी ने 11 बजे का घंटा बजाया और उन्होंने सड़क पर ही बने रहने के अपने मूल इरादे को त्याग दिया। समय बहुत कीमती था। उन्होंने घोड़ी को उस बाढ़ की ओर मोड़ा जो उन चौड़ी चरागाह की पट्टियों में से एक की सीमा पर थी, जो उन्हें टॉवर तक पहुंचने से रोक रही थी। बिटर एलोज बिल्ली की तरह छलांग लगाकर कूद पड़ी। जैसे ही वह उनके नीचे उभरी, भैरवनाथ मुखर्जी के मन में यह विचार कौंधा कि शायद उसे यह खतरनाक यात्रा पसंद आ रही हो। उसके अजीब मरोड़े हुए स्वभाव को खतरा ही सबसे अधिक रास आता था। उन्हें इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। एक जिप्सी द्वारा इलाज की गई घोड़ी पर अपरिचित जमीन पर आधे अंधेरे में सवारी करना असाधारण रूप से मूर्खतापूर्ण था। श्रद्धापूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वे किसी अपार गम्य रुकावट से नहीं टकराएंगे और तार की प्रार्थना करते हुए यह याद करके कि यह एक शिकार का इलाका है जिससे उन्हें कुछ राहत मिली, उन्होंने घोड़ी का सिर सैंक्चुअरी की दिशा में रखा और उसे और आगे दौड़ाने के लिए प्रेरित किया। घोड़ी को बीच बीच में कठिनाइयां आईं। उसके पैरों के नीचे से उड़कर निकला एक घोंसले में बैठा तीतर उसे खतरनाक ढंग से पीछे उछाल गया और एक बार जब एक भेड़ उनके रास्ते से धीरे धीरे हटी तो वह लगातार कुछ सेकंड तक उछलती रही और लगभग भैरवनाथ मुखर्जी को गिरा ही दिया। किस्मत और उसकी अचूक दिशा ज्ञान क्षमता ने उन्हें सुरक्षित रूप से चरागाहों से होते हुए सैडल हिल की चोटी तक पहुंचा दिया और जैसे ही वे घास की खड़ी ढलान पर दौड़े, भैरवनाथ मुखर्जी ने अचानक अपने लक्ष्य को देख लिया। टॉवर ऑफ सैंक्चुअरी का सख्त निपट पूर्वी विंग घाटी के दूसरी ओर आकाश की पृष्ठभूमि में खड़ा दिखाई दे रहा था। टॉवर में सबसे ऊपर की मंजिल में एक खिड़की में रोशनी जल रही थी। वह पूरी तरह स्पष्ट रूप से दिख रही थी। अंधेरे में एक लाल रोशनी का छोटा गोल धब्बा। हालांकि उन्होंने इसकी अपेक्षा की थी, फिर भी वह दृश्य उन्हें चौंका गया। यह जितना उन्होंने सोचा था, खिड़कियां उससे कहीं ऊंचाई पर थीं और उन्होंने तुरंत उस खिड़की की पहचान कर ली। विंग की बीच वाली खिड़की के ऊपर की अजीब गोल सजावट से एक ऐसा छिद्र जो नीचे से देखने पर उभरी हुई गहराई वाली पत्थर की पट्टिका जैसा लगता था। जब वे टॉवर को घूर रहे थे तब मैदान में कुछ ऐसा था जिसने उनका ध्यान खींचा और उन्होंने नीचे देखा। एक कार की हेडलाइट्स ड्राइव के सिरे पर पेड़ों की ओर मुड़ रही थीं। जैसे ही उन्होंने देखा वे रोशनी गायब हो गईं। एक घबराहट ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने अपनी एड़ियां घोड़ी की बगल में धीरे से दबाईं और वह थरथराती हुई आगे कूद पड़ी। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया है, लेकिन जैसे ही ढलान पर लंबी दौड़ ने घोड़ी को थकाया, वह शांत हो गई।
उन्होंने उसे एक खाई के ऊपर से ले जाकर पहाड़ी के नीचे वाली गली में प्रवेश कराया और वे संकरी सड़क पर दौड़ते चले गए। उसके खुर कंटीली चट्टानों से चिंगारियां निकाल रहे थे। होम मीडो के अंत में छोटा सफेद फाटक उसने लगभग चलते हुए ही पार कर लिया और खड़ी चढ़ाई ने उसकी गति पर ज्यादा असर नहीं डाला। जोई के इलाज का असर अब उतरने लगा था और वह समय समय पर लगाम से चिढ़कर सिर झटक रही थी, जैसे कि वह उनसे नाराज हो। भैरवनाथ मुखर्जी को उसके बदलते मूड की परवाह नहीं थी। उन्होंने फूलों के बगीचे के अंत में उसकी पीठ से छलांग लगाई और जैसे ही वे फाटक के पार होकर घास के रास्ते घर की ओर दौड़े, घोड़ी ने उन पर पिछले पैर से लात मारने की कोशिश की। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उनके पीले चेहरे का भाव अब मूर्खतापूर्ण नहीं था। एक कार ड्राइववे में मुड़ी थी और तुरंत ही अपनी लाइट्स बंद कर दी थीं। यह कम से कम 15 मिनट पहले की बात थी, उन्होंने अंदाजा लगाया। भले ही लापरवाही से तेज गाड़ी चलाने की छूट दी जाए, फिर भी मिसेस रहीमतुल्लाह शायद ही 12 मील की घुमावदार गली को इतने कम समय में तय कर पाई होंगी। इसलिए वह अब मैदान में थी। वह किसी भी स्थिति के लिए तैयार था। मिसेस रहीमतुल्लाह की संभावनाएं अनगिनत थीं। वह चौड़े लॉन के पार टॉवर की ओर देखा। वह एकल लाल आंख, जो पटेल परिवार के रहस्य से जुड़े हजारों अफवाहों की एक महत्वपूर्ण और मौन गवाह थी, उसकी ओर घूर रही थी। उस आंख के पीछे चैलिस पवित्र प्याला था, जिसे किसी अज्ञात, अमूर्त और शायद भयानक रक्षक ने संरक्षित किया था, जिसे शायद अब तक केवल 3 ही जीवित पुरुषों ने देखा होगा। उसने दर्जनों असली व्याख्याएं सुनी थीं। लोग इसे सावधानी से मशहूर क्लबों में जिक्र करते थे। प्रसिद्ध संस्मरणों की किताबें गहरे और अवर्णनीय भयावहताओं की ओर संकेत करती थीं। स्वयं प्रतीक भाई भी इस बात को सोचने में थोड़ा डरता हुआ नजर आया था कि वह क्या हो सकता है। वह सोच रहा था कि उस शाम टॉवर पर कितनी चिंतित आंखें टिकी होंगी। मिसेस रहीमतुल्लाह की स्पेशलिस्ट की टोली निश्चित रूप से निष्क्रिय हो चुकी थी, लेकिन निश्चित ही और लोग भी थे जो खजाने को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के इंतजार में थे। खुद महिला, उसने सोचा, पहचान से बचने के लिए इसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन कहीं बाहर से हमले का नेतृत्व जरूर करेगी। फिलहाल सब शांत था। पूरे भवन में केवल 2 अन्य रोशनी थीं, दोनों पश्चिमी विंग में, ड्राइंग रूम और पुस्तकालय में। नौकरों के क्वार्टर अंधेरे में थे। कर्मचारियों को निसंदेह जल्दी सोने भेज दिया गया था। भैरवनाथ मुखर्जी ने कल्पना की कि पारुल अकेली ड्राइंग रूम में है और प्रतीक भाई अपने पिता तथा पुराने पुजारी के साथ अध्ययन कक्ष में बैठा है, और कहीं अंधेरे में एक समूह था जो पूरी तरह निडर और निसंकोच था। वे भी टॉवर की उस एकल झलकती खिड़की को निहार रहे थे जैसे वह निहार रहा था। वह सावधानी से गहरे साए में रहते हुए लॉन पार करता रहा। उसके चारों ओर बगीचे की अनहोनी शांति ने उसे भय से भर दिया। वह कसम खा सकता था कि लॉन के चारों ओर के पेड़ों और झाड़ियों के बीच कोई नहीं हिल रहा था। वह फिर से रुक गया और एकदम स्थिर खड़ा हो गया। कहीं कुछ हिल गया था। सहज रूप से उसने ऊपर देखा। पुराना मकान रात के आकाश के खिलाफ काला दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें असहायता से गोलाकार खिड़की की ओर खींची चली गईं। फिर वह चौंक गया। ठीक उसके ऊपर, पूर्वी विंग के किले की दीवारों के ऊपर, एक आकृति स्पष्ट रूप से खड़ी थी। वह खामोशी से रुका रहा, उम्मीद करता हुआ कि वह प्रतीक भाई या उसके पिता हो, लेकिन जैसे ही वह देख रहा था, कुछ पतला सांप जैसा लाल रोशनी के घेरे के पार नीचे फिसला। उसने अपनी आंखें जोर से घुमाईं ताकि वह उसे समझ सके। तब सच धीरे धीरे उसके सामने आया। वह एक पतली लचीली रस्सी थी जिसमें बीच बीच में गांठें लगी थीं। तुरंत वह सवाल जो उसके मन के पीछे गड़बड़ाए जा रहा था बिल्कुल स्पष्ट हो गया। छापे मारने वाले पहले अपने इनाम की सही स्थिति जानना चाहते थे, फिर ही वे खुले हमले का जोखिम उठाएंगे। मनोज शाही की योजना में आधी नस्ल का चोरबाज का हिस्सा स्पष्ट हो गया। वह जासूस होना था। शायद अगर खिड़की पार की जा सकती तो चोर भी। इसकी सरलता ने उसे हक्का बक्का कर दिया। यह बहुत आसान था। हालांकि टॉवर लगभग 120 फुट ऊंचा था, लेकिन एक साहसी व्यक्ति जो स्थान की सही जानकारी प्राप्त कर ले, आसानी से उस खिड़की तक पहुंच सकता था।
यह खतरनाक तो था, लेकिन हयातो के अनुभव वाले व्यक्ति के लिए नामुमकिन नहीं। फिर उसे याद आया कि हयातो इलाम बाजार में गैराज में मनोज शाही के साथ पड़ा है। तो वह चढ़ने वाला कौन था जो उसकी जगह लेने वाला था? इसका जवाब था, लेकिन उसका मन इसे सोचने से डर रहा था। वह घर की ओर दौड़ा। उसका पहला आवेग कर्नल को चेतावनी देने का था, लेकिन जैसे ही वह पूर्वी विंग के नीचे पहुंचा, घुसपैठिए के प्रवेश का तरीका तुरंत स्पष्ट हो गया। एक संकीर्ण जालीदार खिड़की खुली हुई थी। वह बिना हिचकिचाए उसमें से चढ़ गया और पत्थर की फर्श वाली राज्य भोज कक्ष से चुपके से गुजरते हुए केंद्र हॉल में पहुंचा, जहां एक विशाल लकड़ी की घुमावदार सीढ़ी काउंटी के शोपीस में से एक अंधकार में ऊपर की ओर उठ रही थी। वह सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ा। लकड़ी उसके वजन के नीचे डरावनी आवाजें कर रही थी। अंधेरे में चढ़ाई लंबी थी। सीढ़ियां टॉवर की पूरी ऊंचाई तक घूमती हुई ऊपर जा रही थीं। अंततः वे संकुचित होने लगीं और थोड़ी देर बाद उसने ठंडी रात की हवा अपने चेहरे पर महसूस की। अचानक ऊपर उसके सिर के ऊपर खुली हुई दरवाजे से हल्की रोशनी आई, जिसने बताया कि वह छत के करीब पहुंच चुका है। वह रुक गया और सुनने लगा। घर में कोई आवाज नहीं थी। सब कुछ शांत और धुंधलापन भरा था। वह आखिरी आधा दर्जन सीढ़ियां चुपचाप चढ़ा और अंततः टॉवर की सपाट पत्थर की छत पर छोटे केंद्रीय गुंबद से बाहर आ गया। एक पल के लिए उसने चारों ओर देखा, तुरंत हमले के लिए तैयार। जहां तक वह देख सकता था, जगह खाली थी। अपनी पीठ दीवार के पास रखकर वह गुंबद के चारों ओर घूमने लगा। फिर एक सिहरन भरी भयावह भावना ने उसे घेर लिया। वह पूरी तरह अकेला था। उसके ठीक सामने कहीं छाया के गुजरने जैसी हल्की हरकत ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया, और ऐसा करते हुए उसकी जांघ कुछ चीज से टकराई जो केंद्रीय ध्वजदंड से कसी हुई थी और किले की दीवार के किनारे से बाहर जा रही थी। उसने उसे हाथ से छुआ। वह गांठ वाली रस्सी थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह एक स्थिति जो उसने कभी सोची भी नहीं थी अब हो चुकी थी। जो भी चैलिस की चोरी कर रहा था वह अकेला कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत रखने वाला केवल एक ही जीवित व्यक्ति था, केवल एक ऐसा जो उस इनाम को जोखिम के लायक समझे। वह टॉवर के किनारे की ओर बढ़ा और अपनी टॉर्च निकाली, जिसे उसने अब तक सावधानी से इस्तेमाल नहीं किया था। रुको, उसने दृढ़ता से कहा, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। इस अजीब सन्नाटे के बाद उसकी आवाज उसे खुद ही तनावपूर्ण और नाटकीय लगी। ये शब्द अपर्याप्त और मूर्खतापूर्ण लगे। वह ध्यान से सुनता रहा, लेकिन उत्तर तेज था, मानो बोलने वाला उसके पास ही खड़ा हो। पहले तुम्हें नर्क में देखूंगी, मिसेज रहीमतुल्ला ने कहा। रस्सी का पीछा करते हुए उसने झुककर पैरापेट से नीचे टॉर्च फेंकी। हालांकि वह इसके लिए तैयार था, फिर भी यह दृश्य उसे घिन से भर गया। वह टॉवर की दीवार से चिपकी हुई मक्खी की तरह लटकी थी। उसकी इस्पाती हथेलियां रस्सी को कसकर थामे थीं और वह पूरी सहजता और सटीकता से नीचे की ओर उतरती जा रही थी। उसके ठीक 2 फुट नीचे गोल खिड़की मंद रोशनी में चमक रही थी और रस्सी उस पर से फिसलते हुए पत्थर की दीवार से टकरा रही थी। दिन में यह ऊंचाई भयावह होती, रात में जमीन दिखाई ही नहीं देती थी, और भैरवनाथ मुखर्जी को इस बात की राहत थी। वह पैरापेट पर झुककर उसे देखता रहा। वह उसे स्पष्ट देख सकता था। अभी भी उसी राइडिंग ड्रेस में थी जिसमें उसने उसी दोपहर उससे बात की थी। जैसे ही उसने उसे घूरा, एक विचार ने जबरन उसके मन में प्रवेश किया। मिसेज रहीमतुल्ला उस संस्था की कर्मचारी थी। पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो चैलिस के लिए खतरा स्वतः समाप्त हो जाता। रस्सी जो उसे 100 फुट नीचे पत्थर की पटियों पर गिरने से रोक रही थी, उसी के हाथ के नीचे थी। यदि यह रस्सी झंडे के डंडे से छूट जाए। वह पैरापेट पर झुका रहा और अपनी निगाहें उसी पर टिकाए रखीं। वह इस न्यायिक वध के लिए अपने भीतर नैतिक औचित्य के कई कारण ढूंढ सकता था, और वह इस तथ्य से नहीं झिझका कि यह एक वध ही होगा। मिसेज रहीमतुल्ला के अतीत में ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें कोई भी भारतीय जज अपनी प्रसिद्ध नरमी के बावजूद माफ नहीं करती। उसने पत्थर को कसकर पकड़ा और हल्की रोशनी में उसकी उंगलियों की गांठें सफेद पड़ गईं। वापस आ जाओ,
उसने साफ शब्दों में कहा और टॉर्च की पूरी रोशनी उसके झुके हुए सिर पर डाल दी। वापस आ जाओ, इससे पहले कि तुम उस कमरे में झांको, वरना मैं कसम खाता हूं मैं यह रस्सी काट दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसके अपने शब्दों का अर्थ उसे चौंका गया। एक बार यदि मिसेज रहीमतुल्ला, जो दुनिया की सबसे प्रभावशाली संस्था की एजेंट थी, उस इनाम को देख लेती जिसे वह ढूंढ रही थी, तो उसे बचाने की कोई ताकत जमीन पर नहीं होती। उसे उस खिड़की तक पहुंचने से रोकना ही होगा। मैं रस्सी काट दूंगा, उसने दोहराया। उसने ऊपर देखा, उसकी निगाहें डगमगाई नहीं और निर्मम रोशनी ने उसके छोटे विकृत मुंह पर फैली एक टेढ़ी मुस्कान को उजागर कर दिया। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखते, तुम में साहस नहीं है। हटो, मैं बाद में तुम्हें देख लूंगी। वह जानबूझकर एक और कदम नीचे उतरी। वापस आ जाओ, भैरवनाथ मुखर्जी की आवाज अब धमकी भरी थी। मजबूती से पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींचने वाला हूं। उसने रस्सी को पकड़ा और वजन लेने की कोशिश की, लेकिन वह एक भारी औरत थी और उसे तुरंत ही समझ आ गया कि इन गांठों के बावजूद यह कार्य उससे नहीं हो पाएगा। मिसेज रहीमतुल्ला, जो उस पर किसी भी प्रयास के लिए पहले से ही संतुलन साधे रुकी हुई थी, ने खुलकर उसका मजाक उड़ाया। अपने काम से काम रखो, अगर जरूरी ही है हस्तक्षेप करना तो नीचे जाओ और किसी नौकर को बुला लाओ मदद के लिए। उसकी आवाज अब कुछ दूर से आई और वह जान गया कि वह नीचे उतर रही है। वह फिर से पैरापेट पर झुका। उसे उसके पैरों की झलक मिली जो खिड़की की लाल रोशनी में चमक रहे थे। वापस आ जाओ, उसने भर्राई हुई आवाज में पुकारा। खुदा के लिए वापस आ जाओ। बस एक पल। ये शब्द धीमे से उसके कानों में पहुंचे, जैसे उसने जानबूझकर एक और फुट नीचे उतरते हुए अपनी स्थिति समायोजित की और खिड़की में झांकने लगी। एक विराम आया जो उसे एक युग जितना लंबा लगा। रस्सी पर झुके हुए व्यक्ति की टॉर्च सीधी उस झुकी हुई आकृति पर पड़ रही थी और वह उसकी देह में दौड़ी एक कंपकंपी को महसूस कर सका। लाल रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसने देखा कि वह वहां लटकी हुई जो कुछ देख रही थी उससे जैसे सम्मोहित हो गई हो। उस पल ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो, जैसे टॉवर और बगीचे ने अपनी सांस रोक ली हो। फिर कहीं नीचे से उसे लगा कि उसने एक मध्यम, लगभग असुनने योग्य सी आवाज सुनी। यह एक ऐसी ध्वनि थी जो इतनी अस्पष्ट थी कि उसके मस्तिष्क को कोई ठोस संकेत नहीं दे सकी, इतनी नरम कि उसने तुरंत ही उस पर संदेह किया। मगर मिसेज रहीमतुल्ला पर इसका प्रभाव तात्कालिक था। नहीं, उसने स्पष्ट रूप से कहा, नहीं। आखिरी शब्द एक सिहरते हुए सांस के साथ दब गया और वह रस्सी पर झूलते हुए घूमा, अपने हाथों की पूरी लंबाई तक लटकती हुई। एक क्षण के लिए उसका चेहरा टॉवर पर खड़े आदमी की ओर मुड़ा। उसने देखा कि उसके होंठ दांतों पर से खींच गए थे, उसकी आंखें डर से फैली हुई और भावहीन थीं, जबकि उसके मुंह के एक कोने से लार की एक पतली धारा निकल रही थी। वह आगे झुका। पकड़े रहो, उसने कहा, यह जाने बिना कि वह फुसफुसा रहा है। पकड़े रहो। लेकिन जैसे ही उसने देखा उसकी डीली उंगलियां पकड़ छोड़ चुकी थीं, उसने रस्सी के उसके हाथों से फिसलने की घिनौनी सिसकारी सुनी और वह धीरे धीरे एक भयानक मध्यमर गति से नीचे और नीचे टॉर्च की रोशनी की सीमा से बाहर अंधकार में समा गई। शरीर जमीन पर टकराया और चर्र की आवाज हुई। फिर सन्नाटा। पटेल चैलिस के रक्षक ने अपने खजाने की रक्षा कर ली थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, जो सर्द हवा में बीमार और बुरी तरह कांपते हुए खड़े थे, लड़खड़ाते कदमों से बुर्ज की ओर बढ़े और चुपचाप नीचे उतर गए। ग्रेटर बॉम्बे कुरियर न्यूज 7 जुलाई सैंक्चुअरी में दुखद मृत्यु जिज्ञासा पर मजिस्ट्रेट की टिप्पणी पिछले शनिवार को सैंक्चुअरी बाय टॉवर स्थित 3 ड्रमर्स इन में डॉक्टर अमोल चक्रवर्ती, जो इस जिले के मजिस्ट्रेट हैं, ने रहीमतुल्ला छिनोए 54 निवासी इलाम बाजार स्टेबल्स, इलाम बाजार की मौत पर एक जांच इंक्वेस्ट की अध्यक्षता की। यह महिला 2 जुलाई की रात कर्नल सर दक्षेश भाई प्रमोद भाई पटेल जमींदार की हवेली के ईस्ट विंग के टॉवर से गिर गई थीं, जब जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। शव को मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, जो उस समय टॉवर में अतिथि थे, ने खोजा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बंगला संख्या 19 मलबार हिल्स, वोकेश्वर,
बॉम्बे ने बताया कि गुरुवार की रात लगभग 11:25 जब वे लॉन पार कर रहे थे तो उन्होंने टॉवर की चोटी पर किसी को चलते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि यह घर का कोई सदस्य है और उन्हें पुकारा, लेकिन उत्तर नहीं मिला। इससे उन्हें चिंता हुई, जो और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि डाइनिंग रूम की एक खिड़की खुली हुई थी। वे तुरंत घर में दौड़े और टॉवर की सीढ़ियां चढ़ते हुए छत तक पहुंचे। जज ने बाद में उन सीढ़ियों का निरीक्षण किया जो कलिम्पोंग की धरोहरों में से एक मानी जाती हैं। भैरवनाथ मुखर्जी ने आगे बताया कि जब वे टॉवर की छत पर पहुंचे तो उन्होंने खुद को अकेला पाया। फिर से नीचे दौड़कर आने पर उन्होंने मृतका को टॉवर की नींव पर पत्थरों पर पड़ा हुआ पाया। उन्होंने तुरंत घर के अन्य लोगों को सूचित किया। सर दक्षेश भाई प्रमोद भाई पटेल के बटलर शुजान भोंबोल और कामाख्या मंदिर के प्रमुख पुजारी परमानंद, जो उस समय टॉवर में मेहमान के तौर पर मौजूद थे, ने इस बयान की पुष्टि की। डॉ प्रभात घोष सैंक्चुअरी विलेज ने बताया कि मौत खोपड़ी की हड्डी टूटने से हुए मस्तिष्क आघात के कारण हुई थी। मृत्यु तत्काल हुई थी। पहचान की पुष्टि डब्ल्यू घोष पशु चिकित्सक द कैनेल्स इलाम बाजार द्वारा की गई। पुलिस डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह बेदी ने बताया कि उन्हें रात 11:45 पर टॉवर पर बुलाया गया। उन्होंने टॉवर की चोटी तक चढ़ाई की, जहां उन्हें एक रस्सी जो कोर्ट में पेश की गई एक झंडे के खंभे से बंधी हुई मिली। दामोदर अग्रवाल 33 हिल्स रोड कलिम्पोंग डीलर ने रस्सी की पहचान की और बताया कि यह रस्सी मृतका को 18 या 19 जून को बेची गई थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह रस्सी किसी मानव शरीर का भार सहन करने में सक्षम थी, तो उन्होंने निस्संदेह इसकी पुष्टि की। सर दक्षेश भाई प्रमोद भाई पटेल से जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि मृतका उनके परिसर में इतनी देर रात को क्यों थी, तो उन्होंने कहा कि वे इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते। वे मृतका को केवल सामान्य रूप से जानते थे और वह उनके पुत्र के वयस्क होने के उपलक्ष्य में आयोजित पार्टी में अतिथि नहीं थीं, जो कि पारिवारिक शोक के कारण सीमित रूप में रखी गई थी। पुलिस डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह बेदी पुनः बुलाए जाने पर एक लाल रंग की 2 सीटर फ्रेजर नैश मोटर कार, जिसे बाद में मृतका की संपत्ति के रूप में पहचाना गया, झाड़ियों के पास ड्राइववे में खड़ी मिली। लाइट्स बंद थीं और यह मानना उचित था कि यह मृतका द्वारा ही किया गया था। प्रश्न पूछे जाने पर जोगिंदर सिंह ने सुझाव दिया कि मृतका ने टॉवर की 4थी मंजिल की मध्य खिड़की की सिल पर खुद को नीचे उतारने की कोशिश की थी, जहां एक लोकप्रिय लोक विश्वास के अनुसार किसी जन्मदिन के अवसर पर उत्सव मनाया जाता है। जोगिंदर सिंह ने अदालत से इस प्रकार के अंधविश्वास और गपशप के जिक्र के लिए क्षमा मांगी, लेकिन उन्होंने यह राय दी कि मृतका ने यह दुस्साहसी प्रयास किसी तीसरे पक्ष के साथ शर्त के तहत किया था, जो अब तक सामने नहीं आया है। मृतका इस क्षेत्र में एक जानी पहचानी खेलकूद में रुचि रखने वाली शख्सियत थीं और पहले भी ऐसे साहसी प्रयास कर चुकी थीं। गवाह ने 1911 के घोड़ा बनाम मोटरगाड़ी दौड़ का जिक्र किया, जब मृतका ने प्रसिद्ध मोटरिस्ट कैप्टन सुखविंदर रंधावा को 20 मील की क्रॉस कंट्री दौड़ के लिए चुनौती दी थी। मजिस्ट्रेट ने जज से कहा कि वे इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह बेदी की बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक प्रस्तुत की गई व्याख्या को स्वीकार करने के पक्ष में है, क्योंकि वही सत्य के सबसे निकट प्रतीत होती है। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण दुस्साहसी हरकत करने के प्रयास में, जो कि उनके उम्र की किसी महिला के लिए अभूतपूर्व थी, मृतका को निस्संदेह चक्कर वर्टिगो आया और वह गिर पड़ी। मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि यह घटना सभी के लिए एक सबक होनी चाहिए कि अत्यधिक जिज्ञासा कितनी हानिकारक हो सकती है, और यह कि मूर्खतापूर्ण खेल जैसी शर्तों में शामिल होना कितना अवांछनीय है, जो जीवन या अंगों को खतरे में डाल सकती हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा कि वे इस विषय पर अपने विचारों को जितनी तीव्रता से व्यक्त कर सकते हैं, उतनी कर भी नहीं पा रहे। उन्हें इस बात का अत्यंत खेद था, जैसा कि कोर्ट में मौजूद सभी व्यक्तियों को होना चाहिए, कि ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कर्नल सर दक्षेश भाई प्रमोद भाई पटेल और उनके परिवार पर घटा, जो पहले से ही हाल ही में हुए पारिवारिक शोक से पीड़ित थे। उन्होंने जज को निर्देश दिया कि वे
दुर्घटनावश मृत्यु का निर्णय दें। फोरमैन श्रीपीन पिलानी सीनियर ने यह टिप्पणी की कि वे मजिस्ट्रेट की शोक संवेदनाओं का समर्थन करना चाहेंगे। अंत्येष्टि कल मंगलवार को इलामबाजार में संपन्न होगी। एक संक्षिप्त मृत्यु लेख नोटिस अखबार के दूसरे कॉलम में मृतका के खेल पुरस्कारों की सूची के साथ प्रकाशित हुआ है। यह समझा जा रहा है कि मृतका की कोई वसीयत नहीं थी, इंटेस्टेट मरी थीं और उनकी संपत्ति जो अत्यंत जर्जर अवस्था में है, जहां अधिकांश खिड़कियां टूटी हुई थीं और कई दरवाजे टंगे नहीं थे, पुलिस के कब्जे में थी जब हमारे प्रतिनिधि ने कल वहां दौरा किया। वाकई बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या थी, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अखबार नीचे रखते हुए कहा। मेरी बात याद रखना प्रतीक भाई, हमें तब तक पता भी नहीं चलेगा और पुराना जोगिंदर सिंह बेदी पुलिस अधीक्षक बना दिया जाएगा और ठीक ही होगा जैसा कि भाषण देने वाले कहते हैं। वह अपनी डेक चेयर पर पीछे झुक गया और दोनों हाथ सिर के पीछे रख लिए। वे चारों, पारुल, मानसी, प्रतीक भाई और स्वयं मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी लॉन के कोने में पेड़ों की छांव में बैठे थे। यह एक चमकदार सुबह थी, कुछ दिन बाद की, जब द टाइम्स ऑफ इंडिया में इतनी कुशलता से दर्ज घटनाएं घट चुकी थीं। पिछले हफ्तों के रोमांच ने इन युवाओं पर अपनी छाप छोड़ी थी, लेकिन उनके बर्ताव में अब साफ तौर पर एक हल्केपन का संकेत था, जो स्पष्ट रूप से तनाव मुक्त होने की भावना दर्शा रहा था। प्रतीक भाई ने अपने वयस्क होने के कुछ ही दिनों में एक नई जिम्मेदारी का भाव धारण कर लिया था। वह अब अधिक परिपक्व दिखने लगा था, जैसा कि पारुल ने टिप्पणी की। पारुल और मानसी पूरी तरह से खुश थीं। आरामदायक कुर्सियों पर पड़ी हुई वे दो स्कूली लड़कियों जैसी लग रही थीं, जिनके नंगे हाथ और पतली लंबी टांगें धूप में फैली हुई थीं, जो पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ही एकमात्र थे जिन पर लड़ाई के ठोस निशान थे। उनके चेहरे पर अब भी मिसेज रहीमतुल्ला की कोड़े के निशान थे, लेकिन इस मामूली युद्ध मार्ग को छोड़कर वे पहले से भी अधिक मूर्खतापूर्ण सौम्य लग रहे थे। ये लोग जिप्सियों के बारे में भी लगभग उतने ही तेज हैं। शायद वन डेविलर्स द्वारा इलामबाजार पर डेरा जमाए अवांछितों पर छापे की आशंका थी। वैन डेविलर्स अब लापता हैं और कुछ घायल कैंपरों को पुलिस अस्पताल ले जाया गया है। मुझे लगता है ये सब तुमने ही करवाया, भैरवनाथ। ओह, सोचो कि अब सब कुछ ठीक है। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ये सब जैसे कोई वैश रेयरबिट चीजी ड्रीम जैसा बुरा सपना लगता है। तुम उसके नायक। मैं उसके खरगोश के रूप में, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने भावुक होकर कहा। प्रोफेसर असली नायक थे। लुग एक इल्यूमिनेटेड एड्रेस बना रहा है जिसे हम प्रोफेसर को भेंट करेंगे। इसकी शुरुआत मान, श्री एवं प्रोफेसर महोदय से होती है और फिर उसमें वो सारे लंबे शब्द हैं जो उसने कभी न्याय मंच से सुने हैं। सब कुछ नीचता, पतन और अद्वितीय दुष्टता के बारे में। वह उन्हें नकारात्मक में बदल रहा है। बेशक जब यह तैयार होगा तो यह एक भव्य दस्तावेज होगा। शायद प्रोफेसर तुम्हें दोनों को इसकी एक प्रति विवाह उपहार में दे दें। उसने प्रतीक भाई और मानसी की ओर मुस्कुराकर देखा, जो बेधड़क अपने डेक चेयरों के बीच हाथ थामे हुए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा और मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने फिर बोलना शुरू किया। यदि प्रोफेसर न होते तो मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी को निस्संदेह किसी और रूप में देखा गया होता और डॉक्टर अमोल चक्रवर्ती से भी क्रूर कोई मजिस्ट्रेट यह नैतिक उपदेश दे रहा होता कि किसी और के अस्तबल में अजनबी जानवर डालना कितना खतरनाक हो सकता है। प्रोफेसर काबिल इंसान है, जैसा कि हम सैन्य शब्दावली में कहते हैं। वैसे दोनों पिताओं का आज हाल कैसा है? बहुत अच्छा। मैंने एक प्यारा दृश्य देखा जब मैं लाइब्रेरी की खिड़की के पास से गुजर रही थी। तुम जानते हो, वे दोनों गहन पुरातात्विक रहस्यों पर चर्चा करने गए थे। तो खिड़की के पास दो आर्मचेयर खींचे गए थे, दो सिगार के धुएं की छोटी छोटी लहरें उठ रही थी और वहां डैडी द न्यूयॉर्कर में डूबे हुए थे। कवर पर एक बहुत ही अश्लील युवती थी। मेरे प्यारे और प्रोफेसर पंच पढ़कर आनंदित हो रहे थे। बहुत ही प्यारा दृश्य था। दरअसल समुद्र के उस पार तक हाथ मिलाए गए, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। अब तो किसी भी पल मुझे छोटी चांदी की घंटियों की आवाज सुनाई देगी। मानसी हंसी। जिस तरह से उन्होंने जिप्सियों और तुम्हारी आंटी दमयंती बेन की भूल को लेकर एक दूसरे को माफ किया, वह बड़ा प्यारा था। मुझे पता है मेरे प्रिय महोदय। बकवास।
मेरे प्रिय महोदय, आइए और तीतर का शिकार कीजिए। बकवास, आइए और मेरे गुलाब तोड़िए। सब एक जैसे लड़के बन गए। हम कितने मनमोहक पड़ोसी हैं, है ना? क्या तुम जानते हो, ये पहली बार है जब मुझे लगा कि यह गर्मी जीने लायक है। वैसे भैरवनाथ, तुमने अपनी मोटी दोस्त मिसेज सारा के साथ सब कुछ इतनी खूबसूरती से कब तय किया? मैं रात बिस्तर पर लेटे लेटे यही सोच रही थी। असभ्य स्त्री, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने झटका खाकर कहा। वह तुम्हें इस पर जादू कर देगी, तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। असल में मैंने उस महिला से मुलाकात की थी जिस रात मैं घर लौटा और लुक को अजीब सी हालत में पाया। उससे पहले मैंने उसे एकदम शुरू में देखा था, बिल्कुल आरंभिक चरण में। मुझे अंदेशा था कि जल्दी या देर से थोड़ी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आसपास ही रहें। चूंकि मिस्टर मनोज शाही इलाम बाजार में ठहरे हुए थे, मुझे लगा कि इलाम बाजार बहुत उपयुक्त स्थान है। मैंने यह बात मिसेज सारा को बताई और उन्हें जरा भी संदेह नहीं था कि मजाक कहां से शुरू होगा। तो तुम्हें मिसेज रहीमतुल्ला के बारे में पहले से पता था? प्रतीक भाई ने पूछा। शुरू से? खैर, हां और नहीं, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। मुझे लगा था कि वह इसमें शामिल हो सकती है, लेकिन मुझे यह उम्मीद थी कि वह अकेले नहीं होंगी। मिसेज माया मुंशी ने मुझे लगभग यकीन दिला ही दिया था, लेकिन मिसेज रहीमतुल्ला से मिलने से पहले मैंने उनके बारे में सभी संभावित जगहों पर पूछताछ की और उसके बाद, खैर, यह बहुत संभव लगने लगा। वह कर्ज में डूबी हुई थीं और जॉकी क्लब के स्टीवर्ड्स की ओर से हर तरह की कठोर कार्रवाइयों के मुहाने पर थीं। मैंने अपने खास टर्फ एक्सपर्ट से फोन पर उनके बारे में पूछा और एक्सचेंज ने हमें बहुत जल्दी काट दिया, इससे पहले कि वो अपनी बात शुरू भी कर पाता। हे भगवान, उनमें हिम्मत तो थी। प्रतीक भाई ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें उससे कुछ प्रशंसा हो, उसने कहा। उसमें प्रशंसा कराने की एक कला थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने चेहरे को सोचते हुए, सहलाते हुए कहा, अगर तुम मुझसे पूछो तो उसमें और उसके घोड़े में कोई खास फर्क नहीं था। दोनों ही खतरनाक, डरावने और दुष्ट थे, लेकिन हे भगवान, दोनों में ही पर्सनैलिटी थी। प्रतीक भाई ने मुंह बिचकाया। मुझे वह कभी पसंद नहीं आई, उसने कहा। वैसे मैं कभी नहीं समझ पाया कि उसने आंटी दमयंती बेन पर मिसेज माया मुंशी को क्यों छोड़ा। उसका क्या उद्देश्य था? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने विचार किया। यह बात मुझे शुरुआत में थोड़ा विचलित कर गई थी, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वही स्थानीय डायन ने मुझे सच्चाई की ओर इशारा किया। देखो प्रतीक भाई, तुम्हारी आंटी जितनी मूर्ख थीं, उन्होंने उस चैलिस को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया, सिवाय इसके कि वह अपने स्थान पर लोहे की सलाखों के पीछे आंशिक रूप से छिपा हुआ था। अरबाज अली, जो उसका कलाकार मित्र था, शायद हेडक्वार्टर्स में यह शिकायत कर बैठा कि उसकी होस्टेस इस मामले में बहुत झंझट कर रही है, और मिसेज रहीमतुल्ला, जो मिसेज माया मुंशी की विचित्रताओं को जानती थी और तुम्हारी आंटी की रात में घूमने की आदत को भी, उन्हें यह विचार आया कि लेडीशिप को कोई ऐसा झटका दिया जाए जिससे वह 2-3 दिन बिस्तर से उठ न सके, और उस दौरान वह निराश कलाकार, जो अपनी मॉडल से वंचित हो चुका हो, चुपचाप चैलिस की पेंटिंग जारी रखने की अनुमति पाले। देखो, उन्होंने आगे कहा, अरबाज अली जैसे आदमी को उसे तौलने और गहराई से जांचने की इच्छा होती, जो वह तुम्हारी आंटी की मौजूदगी में नहीं कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से मिसेज माया मुंशी तुम्हारी आंटी से ज्यादा हो गईं और पूरी योजना धराशायी हो गई। पारुल ने एक गहरी सांस ली। यह आंटी दमयंती बेन के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मिस्टर परमानंद अब माया मुंशी परिवार की देखभाल कर रहे हैं। तुम्हें पता है, वे शायद किसी वृद्धाश्रम में जाएंगे। वह कहते हैं, बेचारे। प्रतीक भाई का मन अब भी मिसेज रहीमतुल्ला की योजना के यंत्र चालन पर अटका हुआ था। मुझे लगता है, उसने कटुता से कहा, उनकी योजना यही रही होगी कि मुझे रिश्वत देकर असली कप के बदले एक नकल लेने पर मना ले। भैरवनाथ मुखर्जी, हम तुम्हारे बहुत कर्जदार हैं। लेकिन उसका मित्र अंतिम वाक्य जैसे सुन ही नहीं रहा था। मुझे भी यही लगता है, भैरवनाथ मुखर्जी ने सहमति में कहा। बाद में मेजर और मनोज शाही खुद आकर यहां की हालत देखने लगे।
मुझे लगता है कि मेजर ही वह स्पेशलिस्ट था जिसने तय किया कि कप हाउस में जो चैलिस है वह असली नहीं है जब उन्हें वह मिल गया। मेरे जीवन में मैं कभी इतना बीमार नहीं महसूस किया जितना उस वक्त जब जगत मोहन ने फोन पर बताया कि उनके पास बस नकली वाला है। वो उनका छापा बहुत चतुराई से किया गया था। केवल जगत मोहन की बदकिस्मती से ही वे सफल हो पाए। अगर दरवाजे पर वह सिपाही थोड़ा अनुभवी होता तो यह सब नहीं हो पाता। पारुल ने जहां वह धूप में बिल्ली जैसी फैली हुई लेटी थी वहीं से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। सोचते हुए, भैरवनाथ, मुझे लगता है कि तुम अपनी पब्लिसिटी बिल्कुल ठीक से नहीं करते। विनम्रता बहुत प्यारी और आकर्षक होती है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। डैडी को तुमने जो कुछ भी बताया उसके अनुसार तो ऐसा लगता है कि तुमने कुछ भी उल्लेखनीय नहीं किया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने चश्मे के पीछे से उसे पलकें झपकाते हुए देखा। सौंदर्य ही सत्य है, सत्य ही सौंदर्य है, और ये तीनों हमेशा के लिए घूमते रहते हैं गॉर्बल ट्री के चारों ओर। ओविड, उसने कहा, सर आइजैक न्यूटन और उनकी मछली पकड़ने की छड़ी की तरह मैं झूठ नहीं बोल सकता। फिर भी तुम इसे थोड़ा बेहतर तरीके से कह सकते थे। मसलन, जब प्रतीक भाई का अपहरण हुआ, जब तुमसे सफाई मांगी जाती है तो तुम बस यह कहते हो कि तुम उसे एक गैराज से लेने गए और फिर उसे एक खेत में छोड़ आए क्योंकि तुम्हें कोलकाता वापस जाकर एक बुकी से मिलना था। तुम्हें अपनी कहानियों को और निखारना सीखना चाहिए। इस तरह की बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वह सब पूरी तरह सच था, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने शांत भाव से कहा, और वास्तव में कुछ खास असामान्य भी नहीं। जब इंस्पेक्टर जगत मोहन ने मुझे फोन पर बताया कि प्रतीक भाई उस सज्जन के पीछे भागा था जिसने उसका सूटकेस चुराया था, तो मेरे लिए यह बिल्कुल साफ था कि अगर उसने चोर को पकड़ लिया होता तो वह उसके साथ लौट आता, और अगर नहीं पकड़ा तो चोर के साथियों ने प्रतीक भाई को पकड़ लिया होगा। इसलिए उन्होंने अपनी ऐनकों के पीछे से मुस्कुराते हुए कहा, प्रतीक भाई किसी ऐसे आदमी का अनचाहा मेहमान बन गया था जो संभवतः मिस्टर मनोज शाही या उनके किसी साथी में से एक था। वे उसे वहां नहीं रखना चाहते थे। उन्हें लगा कि उन्हें उनकी इनामी वस्तु मिल गई है, और जब उन्होंने उसे सही जगह पहुंचा दिया तो उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं रही। मुझे लगा कि वे उसे कहीं छोड़ देंगे और उस पर और कुछ नहीं कहेंगे। मानसी की भूरी आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन वे उसे मार भी सकते थे। मुश्किल है, भैरवनाथ मुखर्जी ने न्यायिक स्वर में कहा। कोई भी भारतीय अपराधी अपने घर में अप्रिय मौत से बचने को लेकर अधिक चिंतित होता है। देखो, भारत में 10 में से 9 बार अगर कोई लाश मिलती है तो फांसी होती है। यही कारण है कि वे लोगों से छुटकारा पाने में सतर्क रहते हैं। अब यह सब बिजली की गति से सोचते हुए हमारे नायक ने क्या किया? उसने अपनी छोटी मोटर कार निकाली और खोजबीन पर निकल पड़ा। वह रुके। तुम लोगों को शायद यह एहसास हुआ होगा कि मेरे सभी दोस्त पूरी तरह शरीफ नहीं हैं, और निश्चित रूप से उनके एक पिछवाड़े में मैंने हमारे युवा नायक को बहुत सारे पुराने टायरों के ऊपर आराम से लेटे हुए पाया, जहां से उसे कहीं भटकता हुआ पाया जाना था। मैंने उस सज्जन से उसका मेहमान छुड़ाया, उसकी पत्नी की नई फ्रॉक की तारीफ की, बच्चे को चूमा और घर लौट आया। यह इतना आसान था कि मेरे पास तुम्हें बताने का साहस भी नहीं था। भले ही मेरे पास समय होता, इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया जहां मुझे लगा कि मानसी उसे ढूंढ लेगी, और मैं उस महिला मित्र से मिलने चला गया जो मुझे परेशान करने लगी थी। तुम वास्तव में अवतार सिंह भाटिया के गैराज में थे, प्रतीक भाई। वह इसी तरह के मामलों में स्पेशलिस्ट है। वह दूसरी जगह थी जहां मैंने खोज की। नहीं पारुल, मुझे खेद है कि इस मामले में मैं अपने सिर पर लॉरेल की माला पहनकर गर्व महसूस नहीं कर पा रहा हूं जैसा कि मैं आमतौर पर करता हूं। प्रोफेसर और बेनवेल्स को ही सारा श्रेय जाता है। जिस तरह से उन्होंने उन लोगों को समेटा और चुपचाप खिसक गए, उससे मुझे अपनी भद्दी कोशिशों का एहसास होता है। पंख सबसे अच्छा अंग्रेजी अनुवाद है, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। मतलब चुपचाप खिसक जाना, भाग जाना, फुर्र हो जाना, हट जाना, निकल जाना,
या और सीधे शब्दों में कहें तो चले जाना, जोरावर तो शानदार लड़का है, लेकिन जोई तो जादूगर है। जब मैंने उस घोड़ी पर चढ़ाई की तब वह एकदम काबू में थी, तो अब तुम्हारा आखिरी भ्रम भी टूट गया पारुल कि मैं दूसरा रहीम टूला हूं। जोई की निगाहें कई दिनों से बिटर एलोज पर थीं और जैसे ही मौका मिला वह लड़ाई छोड़कर चुपचाप उसके बॉक्स में घुस गया, किसी अपनी ही गंदी सी तरकीब के साथ। चोर लोग आमतौर पर हाइपोडर्मिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके अपने तरीके हैं। मुझे तुम्हारे बारे में कोई भ्रम नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें किसी मानसिक आश्रयगृह में जाना चाहिए। जब मैंने सुना कि कोई टॉवर से गिर गया है तो मुझे पूरा यकीन था कि वो तुम ही हो। हाँ, एक अच्छा आरामदायक घर जहां लोग तुम्हें तैयार करे और कई अच्छे दयालु सहायक हों जो तुम्हारी बातों पर हंसे। पहली बात तो यह कि मुझे यह निश्चित रूप से पता है कि तुम्हारे उस प्रमुख पुजारी चाचा से तुम्हें जो विरासत मिली वह पूरी तरह झूठ है। लोग कहता है कि उन्होंने तुम्हें 100 रुपया और कुछ अच्छी किताबें छोड़ी थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी असहज हो गए। लुक को धिक्कार है, उन्होंने कहा। मेरे उस सोने से मढ़े शौकिया छवि बनाने के प्रयास पर पानी फिर गया। माफ करना प्रतीक भाई, लेकिन इस जिज्ञासु जीव को सच बताना पड़ेगा। हां, एंजेल फेस, यह गरीब अशिष्ट सज्जन एक प्रोफेशनल है। मुझे इस मामले में नियुक्त किया गया था। वह कुर्सी पर पीछे झुक गए। धूप उनके चश्मों पर चमक रही थी। तीनों युवा उन्हें देख रहे थे। नियुक्त? प्रतीक भाई ने कहा। किसने तुम्हें नियुक्त किया? वह ओल्ड बॉय तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे खेद है कि मैं यह कह रहा हूं, लेकिन तुम जरूर बहुत महंगे होगे। अविश्वसनीय रूप से मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ देश के सबसे उच्च पदाधिकारी ही मेरी सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन फिर मुझे अपनी जासूसों की सेना और महल जैसे कार्यालय का खर्च उठाना होता है। लुक की बदनामी तो छोड़ ही दो। यह झूठ बोल रहा है। काश तुम्हें वास्तव में नियुक्त किया गया होता। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, मुझे लगता है तुम्हें बदले में कुछ तो मिलना ही चाहिए। मैं तुम्हें अपना हाथ दे देती अगर मुझे यकीन होता कि मैं तुम्हें घर में सह सकती। ओह, देखो। उसकी यह प्रतिक्रिया एक शानदार लिमोजिन की उपस्थिति से उत्पन्न हुई थी, जिसकी लंबी स्लेटी बॉडी धूप में चमक रही थी और वह धीरे धीरे ड्राइव पर फिसलती हुई मुख्य द्वार तक पहुंची। प्रतीक भाई और पारुल ने एक दूसरे की ओर देखा। कार में ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ एक पतला कुलीन आकृति वाला व्यक्ति था, जिसमें पुराने जमाने की रीढ़ जैसी सख्त मुद्रा थी। वो रहा। इसलिए अगर तुम दोपहर के खाने तक रुकोगी मानसी, तो तुम्हें भैरवनाथ और मेरे साथ मॉर्निंग रूम में खाना पड़ेगा। इसी वजह से शुजान अपने सबसे शानदार कपड़ों में है और हमने झंडा फहराया हुआ है। ये है हमारे आदरणीय अतिथि। मानसी कुर्सी में आगे झुक गई। क्या वही है? कोई टॉप हैट नहीं? मैंने भारत आने के बाद से कोई अच्छा टॉप हैट नहीं देखा। बहुत लापरवाही है, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सख्ती से कहा। सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए बिना टॉप हैट के यहां आना, ये तो बेतुका है। भाड़ में जाए। जब कोई पुलिस वाला समन लेकर आता है जो सरकार की तरफ से एक तरह का निमंत्रण है, तब वह भी टॉप हैट पहनता है। नहीं? मानसी ने पूछा। नहीं, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने दोहराया। फिर भी सिद्धांत वही है। मुझे नहीं लगता कि किसी खास औपचारिक अवसर पर आम टिरलबी टोपी पहनकर आना उचित है, जो कोई भी आदमी पहन सकता है। देखो प्रतीक भाई, बेहतर होगा कि तुम लंच में अपनी टॉप हैट पहनो ताकि उसे दिखा सको। हम अपना पुराना झंडा फहराते रहेंगे। धिक्कार है। मानसी उलझन में थी। तुम उसके साथ लंच क्यों नहीं करते? क्योंकि यह एक प्राचीन रस्म है। लंच नहीं, जब तक कुक ने सब गड़बड़ न कर दी हो, बल्कि पूरी प्रक्रिया। हमसे उम्मीद की जाएगी कि हम शाम की चाय पर मलमल और वायलेट्स में हों। आदरणीय सज्जन को छोड़कर प्रतीक भाई ने कहा। और तुम्हारे अंतिम सनसनीखेज खुलासे पर लौटते हुए भैरवनाथ मुखर्जी, जिसमें तुमने कहा कि तुम यह सब निजी नहीं बल्कि व्यावसायिक कारणों से कर रहे थे,
तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हें इसमें किसने लगाया और तुम्हारा इनाम कहां है? ओह, मुझे मेरे 4 पैसे मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो जवान, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। जिस सज्जन ने मुझे यह काम सौंपा है वह एक असली अभिजात है। वह रुके। लॉन के पार उनकी ओर धीरे धीरे एक सर्कस के हाथी जैसी चाल में मिस्टर लुग आ रहे थे। जैसे जैसे वह पास आए उन्होंने देखा कि उनके विशाल सफेद चेहरे पर लगभग श्रद्धापूर्ण भाव था। ये देखो, उन्होंने भर्राए स्वर में कहा। देखा कौन आया है? आदेश है कि तुम फौरन घर जाकर लाइब्रेरी में रिपोर्ट करो। लम्मे, उन्होंने जोड़ा, तुम भी फ्लैनल्स में हो, लगता है तुम्हारे जूतों की तली में छेद होने वाला है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी खड़े हो गए। चिंता मत करो लुग, उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वह उस पर ध्यान देगा। सामूहिक आश्चर्य के बीच पारुल की जिज्ञासा ने आवाज पाई। वह तुमसे मिलना चाहता है? आखिर क्यों? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उनकी ओर हल्की सी नाराजगी से देखा। मुझे लगा था तुम लोग बहुत पहले समझ गए होंगे, उन्होंने कहा। वही मेरे नियोक्ता हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज रात मैं तुम्हें मछली और चिप्स की दावत दे सकूंगा। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।